असलकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। बेस थ्योरम को समझने से पहले हमें समझ होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। तो अब हम समझते हैं बेस थ्योरम को। तो बेस थ्योरम जो कि also known as Bayes rule, Bayes law और Bayesian रीजनिंग। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई इस तरह से इनके नाम लेता है तो वो सेम बेस थ्योरम की ही बात हो रही होगी। इसको एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने ड्राइव किया था इस थ्योरम को, जिसका नाम है थॉमस बेस। उसी के नाम से ही ये बेस थ्योरम कहलाता है। तो इसमें अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें बेस थ्योरम को, तो आप सिंपली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही यूज़ करते हुए इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। यानी अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी निकालें तो वो बनेगा कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी अगर आप प्रोबेबिलिटी अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो आपके पास फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी सामने रखें, और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बाय ए, ये दोनों फार्मूला अगर आप कल वाले लेक्चर से भी ख़ुद नोट कर लें और सामने रखें, और फिर आप क्या करें कि सिंपली क्या करें कि आप जो डिवाइड हो रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या इस साइड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो डिवाइड हो रहा होता है, वो आप क्या करें कि दूसरी तरफ ले जाएं मल्टीप्लिकेशन, उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो लाजमी बात है वो मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास एक साइड पे जस्ट और जस्ट ये रह जाएगा। तो चाहे ये आप ये लें या ये लें, इन दोनों में क्या होगा, आपके पास ये प्रोबेबिलिटी जो होगी यानी जो एक साइड होगी वो आपकी ये रह जाएगी। तो सिंपली अगर आप देखें तो ये साइड दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को भी आपस में इक्वल कर सकते हैं। जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आप फिर क्या कर सकते हैं कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी निकालना चाहते हैं बेस रूल के थ्रू, तो आपको पी ऑफ बी क्या करना है, दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो पी ए गिवन बाय बी, अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बाय ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका जो प्रूफ है वो बहुत ही सिंपल है, तो आप उसको खुद से कर सकते हैं। इसको बेस रूल या बेस थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट याद रखिएगा, इसमें से जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है, इसको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जो कि हम क्या करेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि जो कि हमने बाद में फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे भी देखें तो विच वी नीड टू कैलकुलेट, जो हमें कैलकुलेट करनी है, एंड इट विल बी रीड एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस ए व्हेन वी अकर्ड एन एविडेंस बी। यानी जब हमारे पास बी का एविडेंस मौजूद होगा तो फिर हम क्या करेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे। हमारे पास जो हाइपोथेसिस ए है उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बाय ए को कहते हैं लाइक्लीहुड, ठीक है। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको गिवन है, और इस लाइक्लीहुड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक्चुअली आप मान के चल रहे होते हैं कि आपने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो ए है, जैसे पोस्टीरियर में आपने लिया हाइपोथेसिस, तो उसको आप ट्रू मान के चल रहे होते हैं कि अगर मैं इस हाइपोथेसिस को अगर ट्रू मान के चलूँ तो फिर क्या मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो हम इस तरह इसको निकाल रहे होते हैं। इट्स कॉल्ड लाइक्लीहुड इन विच वी कंसिडर दैट हाइपोथेसिस इज ट्रू, देन वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस। यानी फिर हम एविडेंस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और हाइपोथेसिस को ट्रू मान के चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ कॉल्ड प्रायर प्रोबेबिलिटी, यानी ये ऑलरेडी हमें जो गिवन होगी प्रोबेबिलिटी उसको कहते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस बिफोर कंसिडरिंग द एविडेंस। यानी एविडेंस को
कंसिडर करने से पहले जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम पी ऑफ ए कहते हैं, और पी ऑफ बी हमारी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होती है जो कि प्योर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एविडेंस होती है, यानी वो प्योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। ठीक है, तो ऑलरेडी हम इसको भी देख चुके, तो एक एग्जांपल करते हैं जिससे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम बेस थ्योरम के साथ प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है जिसके अंदर वो कहता है कि फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड a single card is drawn, the probability that the card is king is 4/52. Then calculate posterior probability p king given face, which means the drawn face card is a king card. यानी कि सिंपली वो कहता क्या है कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो 52 हैं, और आपने बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड है वो किंग कार्ड होगा। तो उसमें तो आपको पता है कि सिंपली क्या है कि 4/52 आपके पास क्या है प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग कार्ड होगा। लेकिन वो कहता है कि अगर आपको इसके अंदर जो है एविडेंस गिवन हो कि आपका वो कार्ड जो है वो फेस कार्ड है, तो फिर आप यानी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालें कि क्या आएगी आपके पास किंग की। ठीक है, यानी कितने चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी किंग की जब आपके पास एक एविडेंस हो कि वो कार्ड क्या है, फेस कार्ड है। तो अब देखें इसके अंदर आप वही सेम फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपने इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है किंग गिवन बाय फेस। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस, आप यहाँ पे एविडेंस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यूजिंग हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस को ट्रू मान के कि आप कह रहे हैं कि अगर वो किंग है, और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस। तो अगर आप देखें तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर आप किंग निकालें तो वो क्या बनेगी 4/52, क्योंकि टोटल 52 कार्ड हैं और 4 कार्ड उसमें से जो होते हैं वो किंग कार्ड हो सकते हैं, तो ये 4/52 बनेगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस अगर आप देखें तो टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो 12 कार्ड होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं। तो 12 कार्ड अगर फेस कार्ड हो तो 12/52 करें तो ये 3/13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह आपने क्या करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी फेस ओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस गिवन बाय किंग। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी आप अज्यूम करें तो वो 1, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 क्यों ली है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि वो जो आपका कार्ड है वो किंग कार्ड है, तो लाजमी बात है कि अगर वो किंग कार्ड है तो लाजमी बात है कि वो फेस कार्ड होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 आएगी। तो अब आपने सिंपल इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो वैल्यूज़ को पुट करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो 1/3 आता है। तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि वो फेस कार्ड जो है वो किंग कार्ड होगा। तो सिंपली आप भी क्या कर सकते हैं कि मुख्तलिफ इस तरह की एग्जांपल करके इसको सॉल्व करें ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे हम बेस थ्योरम को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल 1 भी गिवन है, इसको भी आप कर सकते हैं, और मुख्तलिफ जो एग्जांपल्स आपके पास हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे ये रोबोट्स के अंदर यूज़ होता है जहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रोबोट व्हेन द ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड स्टेप इज़ गिवन। यानी पहला स्टेप जो वो परफॉर्म कर रहा है उसकी बुनियाद पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप को फाइंड आउट करते हैं। इज़ हेल्पफुल इन वेदर फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग में यूज़ होता है। इट कैन सॉल्व द मोंटी हॉल प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।